नमस्कार दोस्तों, एमजेएफ एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सस्टाक आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण। आज द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण से एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा जो 4 नंबर का होगा। एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, और वो बड़ा क्वेश्चन आता है, निबंधात्मक क्वेश्चन होता है और 4 नंबर का होता है। यानी यहाँ से छोटा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि बड़ा प्रश्न है उसकी प्रकृति कैसी हो सकती है, उसके हम बातें करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम द्विघात समीकरण की कि जो द्विघात समीकरण है वो क्या है। देखिए, हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद की हम बात कर चुके हैं, आज हम समीकरण की बात करेंगे। सबसे पहले द्विघात की बात करते हैं। ये जो अचर राशि है, चर राशि यानी जो चर है और चर की घात कितनी हो, 2 हो, चर की घात कितनी हो, 2 हो, वो कहलाएगा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के मानक रूप की हम बात करें, इसका जो मानक रूप है वो क्या होता है। ये होता है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 और a डॉट इक्वल टू 0। ये जो द्विघात समीकरण है उसका मानक रूप होता है। अब देखो, यहाँ अक्ष स्क्वायर है, इसका मान अक्ष की घात जो 2 है, इसलिए बन गया ये द्विघात समीकरण। बराबर में 0 है, यानी समीकरण होता है, समीकरण के बराबर में हमेशा कोई ना कोई संख्या जरूर लिखी जाती है। यदि कोई संख्या आप नहीं लिखेंगे तो वो बहुपद बन जाएगा। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। अब यहां से छोटे प्रश्न बनने की कोई संभावना है नहीं, लेकिन फिर भी बड़े क्वेश्चन में तो चीजें काम आएगी, हम उसकी बात करते हैं। ये जो द्विघात समीकरण है उसके मूल हम ज्ञात करते हैं कि मूल कैसे ज्ञात करते हैं। मूल ज्ञात करते हैं, वो होता है d बराबर b² माइनस 4ac। ये आपके पास मूल ज्ञात करने का एक छोटा सा सूत्र है। और मूल है वो 3 प्रकार के होते हैं। मूल है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वास्तविक और समान, वास्तविक व समान। दूसरा होता है यहाँ वास्तविक व भिन्न भिन्न, ये होता है। और तीसरा होता है काल्पनिक, काल्पनिक व भिन्न भिन्न, ये होता है ना। अभी इस कंडीशन में दोनों में मूलों का अस्तित्व है। मूलों का क्या है, अस्तित्व तो है ना। और इस कंडीशन में मूलों का अस्तित्व है नहीं है। यहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बड़ा क्वेश्चन आएगा तो मूलों का अस्तित्व होगा तो आपको निकालने पड़ेंगे। अब ये मूल ज्ञात करते हैं अपन, क्या कर लें, मूल ज्ञात करते। हालांकि छोटा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, लेकिन छोटा क्वेश्चन है नहीं, इसलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे। अब बात करें यहाँ से कि यदि d है, इसका मान 0 जाए, क्या जाए, 0, तो मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी। क्या होगी, मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और समान होगी। वास्तविक और क्या होगी, समान। यदि d का मान बड़ा है 0 से, d का मान 0 से क्या हो, बड़ा। अब 0 से बड़ा मान कौन सा होता है, धनात्मक, यानी प्लस की जो संख्या होगी, है ना। यदि इसमें हम जब मान रखेंगे तो इसका मान एक प्लस की संख्या प्राप्त होगी, तो मूलों की प्रकृति है वो रहेगी तो वास्तविक ही, लेकिन वो रहेंगे भिन्न भिन्न। क्या रहेंगे, भिन्न भिन्न। यदि d का मान छोटा है 0 से, d का मान 0 से क्या है, छोटा, और छोटे के लिए ऋणात्मक संख्या रहेंगी, उनको हम बोलते हैं काल्पनिक। क्या बोलते हैं, काल्पनिक। अब मूल काल्पनिक होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, भिन्न भिन्न भी होंगे। क्या होंगे, भिन्न भिन्न भी होंगे। और जो काल्पनिक संख्या है उनका अस्तित्व नहीं होता है, वो इमेजिनरी नंबर होते हैं, उसको इमेज किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से मूलों की प्रकृति के बारे में छोटी सी चीजें हैं। अब यहां से क्या है कि आपके छोटा सूत्र काम आएगा, जिसको हम बोलते हैं श्रीधर आचार्य सूत्र। क्या बोलते हैं, श्रीधर आचार्य सूत्र। यहाँ हम इस चैप्टर में इसको काम में ले सकते हैं, श्रीधर आचार्य सूत्र, है ना। ये होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर b² माइनस 4ac बटे में 2a। ये आपका श्रीधर आचार्य सूत्र होता है ना। इसके सहायता से भी आप इन प्रश्नों को कर सकते हो। बाकी हमने चैप्टर नंबर 2 है जो बहुपद हमने पढ़ा था, वहां हमने गुणनखंड मेथड की बात करी थी, तो गुणनखंड मेथड से भी हम इन क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं, यानी मिड टर्म होती है उसको फैक्टर करके भी हम इसको निकाल सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ से इतनी ही बातें हैं समझने वाली।
बाकी क्वेश्चंस हैं, तो बड़े क्वेश्चन होंगे उनकी हम बातें करते हैं कि यहाँ से बड़े क्वेश्चन हैं वो किस प्रकार से आते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं आज की अपनी जो क्लास है, और अपनी क्लास की जो अपनी कंटेंट है उसमें क्या है उसकी हम बातें करते हैं। क्लास का ये अपना पहला प्रश्न है ना। इस प्रश्न में कह रहे हैं कि द्विघात समीकरण है, यानी आपको एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है x² - 3x - 10 = 0 के मूल a और b हैं, तो a² + b² का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये अपने पास द्विघात समीकरण है और इस द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो आपको दिए हुए हैं। तो देखो, यानी इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन जो मूल है इन मूलों का योगफल निकालते हैं। तो मूलों का योगफल जब निकालते हैं यानी अल्फा प्लस बीटा, तो ये बराबर होता है माइनस का b बटा a, ये अपने पास से होता है। और जब मूलों का गुणनफल योगफल हो गया, तो यानी a प्लस b, दो मूल अपने पास है। अब देखो b का मान यहाँ -3 है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, a का मान कुछ नहीं है तो यहाँ 1 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि a प्लस b का वैल्यू आपके पास 3 हो गया, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। दूसरी बात, अब इन दोनों का गुणनफल निकालते हैं अपन। क्या निकालते हैं, गुणनफल। ये होता है c बटा a। क्या होता है, c बटा a। अब देखो गुणनफल होता है c बटा a। c होता है यहाँ अचर राशि, क्या होती है, अचर राशि, और a होता है वो होता है x² का गुणांक। तो हम यहां से c की हम बात करते हैं कि जो c अपने पास है वो कौन सा है, तो ये ab हो गया। c की वैल्यू यहां देखो ये रही -10 और a की वैल्यू यहां कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। तो ये ab हो गया, यानी दोनों का जो गुणनफल है वो हो गया -10। ये हो गया समीकरण नंबर आपके पास 2। अब देखो आपको चाहिए a² + b², यानी आप इसमें 2 जोड़ो और 2 घटा दो, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। या फिर हम ऐसा कर दे कि ये जो समीकरण 1 है ना, इसका हम दोनों तरफ से स्क्वायर कर दे। क्या कर दे, स्क्वायर कर दे। यानी हम लिखे कि समीकरण 1 का दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना, इसका वर्ग कर देते हैं, है ना, वर्ग करने पर। अब ये है तो ये बढ़ेगा a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर 3 का होल स्क्वायर। अब a प्लस b का होल स्क्वायर है ना, वो अपने पास होता है, ये होता है कि a² प्लस b² प्लस 2ab, ये होता है। ठीक है। और ये इक्वल में कितना हो गया आपके पास, ये 9 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब देखो करना क्या, यानी a² प्लस b² की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक, लेकिन इस ab की वैल्यू तो आपके पास है, ये रही ab की वैल्यू कितनी है, -10 है, तो यहां रख दो। तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2, और ab का जो मान है वो -10 है, तो ये -10 और बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। ये 10 हो गए कितने, यानी a² प्लस b² माइनस के 20 बराबर 9। ये माइनस उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो a² प्लस b² बराबर 9 प्लस 20, यानी a² प्लस b² का मान आ गया 29। ये लो सर, ये आपका आंसर है। 4 नंबर में यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, छोटा क्वेश्चन आपको यहां से नहीं पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे बड़े क्वेश्चन होंगे, यानी 4 नंबर के क्वेश्चन ही आपको यहां से पूछा जाएगा, जो एक और एक क्वेश्चन होगा। इसका मतलब छोटे प्रश्नों में माथापच्ची करने से कोई फायदा यहां नहीं मिलने वाला आपको, सीधा सीधा बड़े बड़े क्वेश्चन आपको देखने हैं। ठीक है, ये लो, इस क्वेश्चन का आंसर ये पूछने की हमने सबसे पहले हमने इनका योगफल निकाल दिया। सूत्र होता है -b/a, तो ये आ गया -3, तो प्लस का 3 आ गया। ठीक है, फिर हमने गुणनफल निकाल लिया, c/a होता है -10 आ गया, इसका वर्ग कर दिया तो a² प्लस b² आ गया हमारे पास। इसकी वैल्यू हमने रख दी 10, तो 10 आ गया, गुणा कर दिया प्लस का हो गया 29 का आंसर आ गया। ये आपके पास पहला प्रश्न का आंसर है। तो आराम, अच्छे क्वेश्चन है, ये टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं
कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ये रहा। देखो सबसे पहले हमें प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना है कि प्रश्न हमें कहना क्या चाहता है। प्रश्न ये बोल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। देखो क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से, कैसे क्रम, मैं से लिखूं, मैं लिख दूं 5, 5 के बाद में 6, क्रम से हो गया। मैं लिखूं 20 और 20 के बाद में 21, ये भी क्रम से हो गया। मैं लिखूं 91, इसके बाद में कितना आएगा, ये क्रम से हो गया। क्या हो गया, क्रम से। यानी एक अक्षर में से कहीं से भी ले लूं और दूसरा मुझे इसका क्रम से अगला अक्षर चाहिए, तो अगले अक्षर के लिए मुझे उसमें एक जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक। जैसे देखो मैं इसको अक्ष मान लूं, यहां क्या मान लूं, अक्ष मान लूं, ठीक। अब मुझे अगला अक्षर चाहिए तो 92 है, इसमें 1 मिट रहा है, मतलब अक्ष प्लस 1 हो गया। यानी मैंने 100 अक्ष माना, यानी 91, इसमें 1 जोड़ दिया कितना आ गया, 92। ये वैल्यू मेरे पास है, आ गई। इसका मतलब ये है अक्ष प्लस 1 का मान। किसका मान है, अक्ष प्लस 1 का मान। धनात्मक यानी सारे के सारे मान कैसे हैं, प्लस के हैं। के वर्गों का योग 365 है, इनका वर्गों का जो योग है ना वो कितना है, 365 है। तो जो पूर्णांक है वो आपको यहाँ से ज्ञात करने हैं, यानी जो पूर्णांक है ना वो कौन से होंगे, उनकी आपको यहाँ से वैल्यू निकालनी है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि माना, क्या लिखोगे इसको, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक, उसको हमको अक्ष मान लेते हैं। क्या मानते हैं, अक्ष। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक वो जाएगा आपके पास अक्ष प्लस 1। ओके ठीक है। अब प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि इनके जो वर्गों का योग है ना वो 365 है। पहला धनात्मक पूर्णांक अक्ष है, यानी प्रश्न अनुसार, प्रश्न के अनुसार पहला अक्ष है तो इसका वर्ग हो गया अक्ष स्क्वायर। दूसरा अक्ष प्लस 1 है तो इसका वर्ग हो गया अक्ष प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये बराबर है 365 के। हो गया। अब अगर इसको सोल्व करो आप यहां से ना, ये हो गया अक्ष स्क्वायर प्लस, ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये होता है ना। a का मान अक्ष है तो अक्ष स्क्वायर प्लस 2ab 2x प्लस a का स्क्वायर 1 और बराबर 365। ओके देखो अक्ष स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया 2 अक्ष स्क्वायर प्लस ये आ गया आपके पास 2x प्लस 1, और ये प्लस का इधर रखे क्या हो जाएगा माइनस के 365 बराबर 0। तो देखो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 364 बराबर क्या हो गया 0। अब ये आपके पास द्विघात समीकरण बन करके आ गया। देखो इसमें एक चीज है, इसमें 2 कॉमन आ रहे हैं, है ना, तो 2 से पूरे समीकरण को आप डिवाइड कर दो, तो ये बचेगा अक्ष स्क्वायर, ये बचेगा अक्ष स्क्वायर, यहां बचेगा अक्ष और माइनस के 182 बराबर आ गया 0। अब यहां से आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो श्रीधर आचार्य सूत्र भी आप यहां काम में ले सकते हो। यदि श्रीधर आचार्य सूत्र आप काम में नहीं लेते हो तो आप इसके गुणनखंड भी यहां से कर सकते हो। कैसे, अक्ष स्क्वायर को गुणा करो 182 से तो ये गया माइनस के 182 अक्ष स्क्वायर हो गया। अब इस अक्ष को आप इस प्रकार से तोड़ो, जैसे गुणनखंड इस प्रकार से करो कि गुणा करने पर तो 182 जाए, उसको लास्ट अपन घटाएं या उसको जोड़ें तो अपने पास आए प्लस का 1, कितना है प्लस का 1। देखो नहीं आता है तो आप 182 के टुकड़े कर लीजिए, ये लो सर, 2 का भाग दिया 9 और 1 91, 13 का भाग जाएगा कितनी बार 7 बार, और 7 का भाग 1 बार। अब देखो अंतर 1 होना चाहिए तो 7 का 2 से गुणा किया 14 गुणा 13, दोनों का अंतर 1 ही है। यहां प्लस का आना चाहिए, क्या चाहिए प्लस का, तो बड़ी संख्या प्लस की और छोटी संख्या माइनस की, ऐसे हो जाएगा। ये लो तो यहां लिखेंगे अपने कि अक्ष स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर कितना हो गया 0। अब यहां से हम कॉमन लेंगे, यहां से जो कॉमन आएगा ना वो आएगा अक्ष, और यहां बचेगा अक्ष प्लस 14, ठीक है, माइनस यहां से कॉमन आएगा 13, यहां बचेगा अक्ष, ये माइनस कॉमन आएगा ना तो यहां हो जाएगा प्लस,
और यहां बचेगा ये 14 और बराबर क्या हो गया 0। अब देखो इस पूरे में से x प्लस 14 क्या आ गया आपके पास, कॉमन आ गया, ये लो आ गया, ठीक है। यहां बचेगा x माइनस 13, x माइनस 13 बराबर क्या हो गया 0 हो गया, ये लो, है ना, ऐसे करना है ना। अब देखो ये दोनों 0 के बराबर है, तो x प्लस 14 बराबर 0, तो x का मान ये प्लस का इधर आके क्या हो गया माइनस का। देखो ये x का मान नहीं हो सकता, ये x का मान नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि प्रश्न में कहा है धनात्मक पूर्णांक, क्या कहा है धनात्मक पूर्णांक, और ये किसका है ऋणात्मक है, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा है x माइनस 13 बराबर 0, तो x का मान आ गया आपके पास 13, ये लो x यानी पहला धनात्मक पूर्णांक कौन सा है 13, पहला कौन सा है 13, तो लिखोगे आप यहां कि पहला धनात्मक पूर्णांक, ये अपन यूं कहे कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक, क्या लिखोगे, यानी प्रथम धनात्मक पूर्णांक, ये तो आ गया आपके पास x यानी 13 आ गया, ये तो आ गया 13, ये लो। और दूसरा कौन सा आएगा धनात्मक पूर्णांक, यानी x प्लस 1, 13 प्लस 1 कितना आ गया 14, यह आगे प्रश्न का आंसर है, इतना ही है ना। अच्छे से आप कर सकते हो, कुछ नहीं करना है, जो दिया है उस हिसाब से आपको लेना है और लेकर के आपके सामने इसके आंसर है। दुआ देखो, सबसे पहले प्रश्न में कहा है कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यानी क्रम से होंगे लेकिन प्लस के होंगे, ठीक, हमने मान लिया पहला x है, दूसरा एक जोड़ देंगे x प्लस 1 हो गया, दोनों के वर्गों का योग 365 है, तो इसका वर्ग x स्क्वायर, इसका वर्ग x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365 आ गया, और हमने इसको सोल्व कर दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल दिया या 2 से गुणनखंड कर दिया, ये अपने आंसर तैयार है। इस प्रकार से ये आपके पास प्रश्न नंबर 2 है, बहुत ही इजी तरीके से एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, इसी बेस पर एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलने वाला नहीं है ना, क्योंकि एग्जाम टाइम के हिसाब से बनाया जाता है, तो ये ऐसा हो प्रश्न कि बच्चे को टाइम भी ज्यादा नहीं लगे, बच्चा आसानी से इस प्रश्न को कर भी ले, इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनाए जाते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, यानी कुटीर उद्योग है एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करेगा। एक विशेष दिन यह देखा कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है, दुगने से 3 अधिक है, यह लागत है, क्या है लागत, ठीक है। यदि उस दिन कुल निर्माण की लागत 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। यानी कि कुटीर उद्योग है, उसमें कुछ बर्तन बनाए जाते हैं, है ना। मान लेता हूं मैं कि मैंने 5 बर्तन बनाए, कितने बनाए 5, एक सपोज कीजिए आप कि हमने 5 बर्तन बनाए भाई, एक बर्तन की कीमत 10 रुपए है, कितनी है 10, तो कुल कीमत कितनी होगी 50। कैसे पता चला 50 कैसे हुई, सर हमने दोनों को गुणा कर दिया। भाई गुणा क्यों किया, क्योंकि ये तो है बर्तनों की संख्या, ये तो बर्तनों की संख्या है, ठीक है, ये एक बर्तन की लागत है, एक बर्तन की लागत है। अब कुल हमारे पास 5 बर्तन है, तो एक बर्तन 10 रुपए का पड़ रहा है, तो 5 बर्तन 50 रुपए के हो गए, तो गुणा कर दिया, आंसर बिल्कुल सही कहा। क्या मैं बर्तनों की संख्या को x मान लूं, बिल्कुल सर, ठीक है। इसकी जो लागत है ना वो है बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक, बर्तनों की संख्या x है, इसका दुगना 2x है, मुंह से 3 अधिक है, ये लागत आ गई एक बर्तन की। बस सर अब क्या, यहां दोनों को गुणा किया तो यहां भी दोनों को गुणा कर देंगे, और ये किसके बराबर हो जाएगा, नंबर के बराबर हो जाएगा। चलो अब आंसर तैयार, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, माना एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x मान लेंगे, क्या मान लेंगे x, तो लागत कितनी हो जाएगी भैया, दुगने से 3 अधिक, दुगने से 3,
दुगुना 2x, उससे भी 3 अधिक, ये हो गया। कुल लागत है 90 रुपए। कितनी है? 90 रुपए। ये तो ये चीजें आपको प्रश्न में दी हुई है। एक बर्तन की संख्या को, सॉरी, एक बर्तन की जो कुल बर्तनों की संख्या है उसको एक बर्तन कितने रुपए का उसे गुणा करेंगे, टोटल हमारे पास आ जाएगा। तो लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्न अनुसार। ये लो, देखो इन दोनों को गुणा कर देंगे तो x गुणा 2x प्लस 3 बराबर 90 हो गया। कितना हो गया? 90। ये लो, ठीक है। सर गुणा करो, x को 2x से गुणा किया 2x स्क्वायर प्लस इसको किया 3x बराबर 90। ये प्लस का इधर आके माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। ये लो सर आ गया। दो ऑप्शन है, श्रीधर आचार्य सूत्र और गुणनखंड विधि। देखो इसको इससे गुणा करेंगे, माइनस के 2x स्क्वायर, सॉरी 2x स्क्वायर गुणा माइनस के 90, ये हो गया माइनस के 180। ठीक है, करो से टुकड़े। ये लो 180 के टुकड़े करेंगे अपन यहां से ना, 2 का भाग दिया 90, 2 का भाग दिया 45, 3 का भाग देंगे 15, 3 का भाग देंगे 5, 5 का भाग दिया 1। इसको इस प्रकार से एडजस्ट करो कि उनका अंतर 3 हो जाए। 2 2 4, 4 3 12, 12 तो 5 3 15। ये लो 12 और 15, अंतर दोनों का 3 है, लेकिन अपन को प्लस का चाहिए, इसका प्लस का 3, तो 15 क्या हो जाएगा? प्लस का, और 12 क्या हो जाएगा यहाँ? माइनस का। ठीक है, तो हल कर देते इसको आगे अपन। ये होगा 2x स्क्वायर, है ना, और 12 आएगा माइनस का 12x और प्लस का 15x और माइनस के 90 बराबर 0। देखो यहाँ 3 ही बचेगा प्लस का, कितना बचेगा? प्लस का 3। यहां से 2x अपना कॉमन आ गया, यहां बचेगा x माइनस 6 और प्लस यहां से 15 कॉमन आ गया, यहां बचेगा x माइनस 6, x माइनस 6 बचेगा बराबर 0। ओके, अगर इस पूरे में से x माइनस 6 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 6 तो कॉमन आ गया और यहां बच गया 2x प्लस 15 बराबर 0। तो देखो x माइनस 6 बराबर 0, तो x का मान आ गया प्लस का 6। ठीक है, दूसरी वैल्यू भी यहां से आएगी, यानी यह हो जाएगी 2x प्लस 15 बराबर 0। ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो 2x बराबर माइनस का 15। ये गुणा में तो कहा भाग में 15/2, ये माइनस के आगे। देखो पहली बात यह है कि जो कीमत है वो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो पहले आधार पर ये अपना ऑप्शन क्या है? 9 है। ये प्रश्न के आधार पर इसका नहीं हो सकता। अब हमने क्या माना? बर्तनों की संख्या। क्या माना? बर्तनों की संख्या। इसका मतलब स्पष्ट है, हमने x माना है बर्तनों की संख्या को, इसको माना है बर्तनों की संख्या को। पहला प्रश्न है बर्तनों की संख्या बताओ, तो बर्तनों की संख्या कितनी है? बर्तनों की संख्या x मानी, x का मान 6। ओके ठीक है, उसकी लागत बताओ। क्या बताओ? लागत, यानी एक बर्तन की लागत या एक नग की लागत, एक बर्तन की लागत है ना, वो हमारे पास है 2x प्लस 3। बिल्कुल, x का मान 6, तो 6 दूनी 12 प्लस 3 यानी 15 रुपए। एक बर्तन 15 रुपए का है, कुल 6 बर्तनों का निर्माण करते हैं, तो 15 इंटू 6 90 रुपए उस दिन की क्या होगी? लागत होगी। कंप्लीट आंसर आपके सामने, ये क्वेश्चन है आपके पास। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी बुक का ही ये क्वेश्चन है, आराम से आप ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। ये लो, ये अगला क्वेश्चन आपके पास है। प्रश्न में दिया हुआ है कि दो क्रमागत धनात्मक जो पूर्णांक है उनका गुणनफल है 306 है, तो दोनों पूर्णांक याद कीजिए। देखो पिछले एक क्वेश्चन में मैंने बात करी थी कि क्रमागत क्या होते हैं? क्रम से होते हैं। क्या होते हैं? क्रमागत क्रम से। दूसरा धनात्मक यानी प्लस का है, किसका है? प्लस का। इसका मतलब है अक्ष के 2 मान आएंगे और जो मान प्लस का होगा वो आपका आंसर रहेगा यहां से। ठीक है, चलो निकालो। तो क्या लिखोगे इसमें कि माना
माना पहला धनात्मक पूर्णांक हमने x मान लिया, ठीक है। दूसरा धनात्मक पूर्णांक वो जाएगा x प्लस 1। अब सर लिख रहे हैं कि दोनों का जो गुणनफल है, क्या दे रखा है, गुणनफल, यानी गुणा करने पर, तो इनको गुणा करेंगे ना, यानी x गुणा x प्लस 1, तो उनका आंसर आएगा 306। कितना आएगा, 306। ये बात प्रश्न में अगला बोल रहा है, ठीक है सर, कर दो। x को गुणा किया x स्क्वायर प्लस x, और ये प्लस का जरा क्या जाएगा, माइनस का 306 बराबर 0। ये बस इनके टुकड़े करो, 306 टुकड़े कर दो। किसके टुकड़े कितने होंगे, तो देखो 306 के टुकड़े करेंगे अपन, 2 का भाग देंगे, यहां से कितना आएगा 153, ठीक है। 8 1 9 3 का भाग जाएगा, 5 और 1 3 का भाग जाएगा, 17 बार और 17 का टुकड़ा। ये अंतर 1 चाहिए सर, 6 और 36 18, यानी 18 गुणा 17, 18 गुणा 17। ये लो, तो लिखो इसको कि x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। प्रश्न दिमाग में उठ रहा है कि सर माइनस 17 के क्यों लगाया, 18 के हमने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमें यहाँ प्लस का 1 चाहिए। क्या चाहिए, प्लस का 1, इसलिए यहां से x कॉमन आएगा, तो यहां बचेगा x प्लस 18, यहां से 17 कॉमन आएगा, देखो ये माइनस और प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा x प्लस 18 बराबर क्या हो गया 0। x प्लस 18 पूरे में कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 18 कॉमन आ गया, यहां बच गया x माइनस 17 बराबर 0। देखो तो x प्लस 18 बराबर 0, तो x का मान आ गया माइनस का 18। ये लो, ठीक है सर। दूसरा कि x माइनस 17 बराबर 0, तो x का मान आ गया 17 प्लस का। सर x का मान होगा कौन सा, 2 मान आ गए, देखो धनात्मक मान होगा, कौन सा होगा, धनात्मक। ये ऋणात्मक है, यह नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। कौन सा है, x का मान 17। x को हमने पहला धनात्मक पूर्णांक माना, तो पहला तो कौन सा है, पहला धनात्मक पूर्णांक कौन सा है 17, और दूसरा क्या हो जाएगा भाई x प्लस 1 यानी 18। ये आपके पास आंसर है, पहला धनात्मक पूर्णांक 17 और दूसरा धनात्मक पूर्णांक 18, इसका आंसर आपको मिलने वाला है, ठीक है। ये आपका अगला क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे कुछ नहीं करना, जो दिया हुआ है उनका अनुसार लिखो, लिख करके उनको सोल्व करो, द्विघात समीकरण बनाओ, बस चलेगा। द्विघात समीकरण बनाओ, फिर 2 का चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ लिया है, उसकी तरफ अपने इसको अनुखंड कर देंगे, यानी यहाँ से 2 का चैप्टर स्टार्ट हो गया अपना ना, वो खुद स्टार्ट हो गया यहाँ से। इस प्रकार से आप कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि बड़ा क्वेश्चन है, इसको देगा तो आपको बीच में से तोड़ कर देके देगा, इतना बड़ा क्वेश्चन आपको देने की संभावना नहीं है, फिर भी हम इसको करते हैं। एक रेलगाड़ी है, 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखो रेलगाड़ी की चाल पूछी है, क्या पूछी है, रेलगाड़ी की चाल। तो सबसे पहले क्या लिखोगे कि माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल होगी रेलगाड़ी की। कुल दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर, ठीक है। अब समय दे रखा है, समय अपन को चाहिए, तो देखो समय बराबर क्या होता है, यानी समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, ये समय होता है, ठीक है। तो यहां से निकालो, यदि रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलगाड़ी को चाल से 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। देखो कितना लगेगा भाई, दूरी है 480, चाल है 80, तो ये समय लगेगा इसमें, ठीक है।
अब चाल कम हो गई 8 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होने पर 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। अब देखो चाल कम हो गई, पहले चाल अक्ष थी, अब कम हो गई, यानी अक्ष -8 हो गई। कितनी हो गई? अक्ष -8। दूरी वो की वो रहेगी, चाल हो जाएगी अक्ष -8, ये हो जाएगी। अब देखो आपके पास ये आ गया है ना। अब करना क्या है, यहां चाल ज्यादा है तो समय क्या लगेगा? कम। यहां चाल कम है तो समय क्या लगेगा? ज्यादा। यानी यहां समय ज्यादा लगेगा, और ज्यादा में से हमेशा किसको घटाते हैं? हम कब को घटाते हैं। तो ये रहेगा अपने पास कि प्रश्नानुसार, क्या रहेगा? प्रश्नानुसार। कैसे कि 480 बटा अक्ष -8 और -480 बटा अक्ष = 3, ये आपके पास रहेगा। क्योंकि ये समय ज्यादा है, स्पीड कम है तो समय ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है तो समय कम है, ये आपके पास आ गया। अब यहां से हम ले लेंगे इसका लस है, क्या ले लेंगे? इसका लस ले लेंगे। तो इसका लस आएगा हमारे पास कि अक्ष -8 और अक्ष इसका लस आ गया, इसे आगे कट जाएगा तो अक्ष बचेगा। क्या बचेगा? अक्ष। अक्ष को गुणा किया 480 अक्ष माइनस, ठीक है। अब ये अक्ष कटेगा तो ये बचेगा अपने पास कि 480 और अक्ष -8 और बराबर 3 घंटे अधिक हो गए। अब इसको सोल्व करो, इसको गया 480 अक्ष -480 अक्ष और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 3840 बटे, इसको अंदर गुणा करो कि अक्ष स्क्वायर माइनस 8x और बराबर 3। ये प्लस माइनस क्या हो गया? कैल्शियम। वो जब गुणा कर दो तो ये बनेगा 3x स्क्वायर -8 सॉरी 24x, कितना हो जाएगा? 24x और बराबर 3840। ये प्लस का चला गया माइनस का, तो 3x स्क्वायर माइनस का 24x और माइनस का 3840 बराबर क्या हो गया? 0। ये हो गया, है ना। अब देखो इसे पूरे में 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 का भाग लगा दो, ये बचेगा अक्ष स्क्वायर, ये 8x और ये माइनस के 1200, कितना हो गया भाई? 12 3 36 2 1280 बराबर 0, ये आ गया। अब गुणनखंड कर दो इसके, तो इससे गुणनखंड होंगे 32 और 40, कितने होंगे? 32 और 40। देखो लिखो इसको कि अक्ष माइनस के चाहिए ना 8, तो 40 तो होगा माइनस का और 32 होगा यहाँ प्लस का और बराबर 1200 सॉरी -1280 बराबर 0। क्योंकि अपन को माइनस का 8 चाहिए, जो बड़ी संख्या रहेगी उसको माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि अपन को माइनस चाहिए, इसलिए माइनस का 40 है और प्लस का 32 है। यहां से x कॉमन आ रहा है आपके, है ना। यहां से क्या कॉमन आ रहा है? x। तो x कॉमन आ गया, यहां बचेगा अक्ष -40, ठीक है। यहां से 32 कॉमन आ गया तो यहां बचेगा अक्ष -40 बराबर 0। देखो इस पूरे में अक्ष -40 क्या रहा है? कॉमन आ रहा है, तो अक्ष -40 हमने पूरे में से क्या ले लिया? कॉमन। यहां बचेगा अक्ष प्लस 32, तो ये रहेगा देखो अक्ष -40 बराबर 0, तो अक्ष बराबर आ गया 40, कितना आ गया? 40, ठीक है सर। ये रहेगा अक्ष प्लस 32 बराबर 0, तो अक्ष का मान आ गया माइनस का 32। ये इसका मान नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि चाल है, चाल कभी माइनस में नहीं हो सकती, चाल कभी माइनस में नहीं हो सकती। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बस ये दिएगा, समीकरण बनने के बाद तो एकदम से अपना काम पड़ा हुआ है, कर लेंगे आराम से। ये क्वेश्चन है रेलगाड़ी का, अच्छा क्वेश्चन है। यहां से भी एक क्वेश्चन यहां से बना करके भी आपको दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या। ये क्वेश्चन दे रखा है कि ऐसी दो संख्या बताओ, ऐसी दो संख्या बताओ जिनका योग तो 27 हो और गुणनफल कितना हो? 182, ठीक है सर। दो संख्या है योग, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 27 है, ठीक है। अब माना कि पहली संख्या, माना ना पहली संख्या कितनी मान लेते हैं हम? अक्ष मान लेते हैं, ये लो
देखो आपके पास 20 रुपए है, पहले से 20 रुपए है और आपके पास 20 रुपए है, उसमें से 10 रुपए खो गए, कितने पैसे बचे? 30 बचेंगे या 10 बचेंगे? ठीक है, 30 बचेंगे या 10? सर का आंसर 10, सबका 10। लेकिन मैं कहूं ये x है तो दूसरी क्या करेंगे? x प्लस 27 करेंगे। नहीं, जब आपके पास 20 रुपए थे, 10 रुपए खो गए तो घटा दिया आपने, तो यहां भी कर दो। आपके पास 27 है, 27 में से x हो गया तो बचेगा 27 माइनस x, ये बचेगी दूसरी संख्या। तो लिखो दूसरी संख्या, क्या लिखोगे? दूसरी संख्या, ये कितनी हो जाएगी भाई? 27 माइनस x, क्योंकि 27 कुल है, 27 क्या है? कुल है, और कुल में से जो संख्या अपने पास ले ली वो उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है सर, प्रश्नानुसार हाँ, दोनों का जो गुणनफल है ना वो 182 है, तो x गुणा 27 माइनस x बराबर 182। तो करो इसको, ये हो गया 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182 हो गया। 82 अपन को, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस में चाहिए तो इसको इधर ले आओ उठा करके पूरे को, है ना? तो ये बनेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर क्या हो गया? 0। अब करना क्या है सर? गुणनखंड मेथड है ना, कर लो, क्या दिक्कत है? 182 थोड़ी देर पहले करते हैं, 13 और 14, 13 और 14। अब समस्या होगी कि करे क्या, किसके लगाए प्लस, किसके लगाए माइनस? टुकड़े होंगे 13 गुणा 14, 13 गुणा 14। अब एक प्लस एक माइनस करेंगे तो एक बचेगा, यहां दोनों के क्या लगेगा? माइनस। क्यों? क्योंकि इनका योग कितना है? 27। अपन क्या चाहिए? 27 चाहिए। क्या चाहिए? 27। इसलिए दोनों के क्या लगेगा इस बार? माइनस लगेगा। माइनस इसलिए लगेगा क्योंकि माइनस का 27 अपन को चाहिए। तो लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। देखो यहां से x कॉमन आ गया, x माइनस 14 है माइनस 13 कॉमन आ गया, x माइनस 14 है बराबर 0। ये लो सर, ठीक है, कोई बात नहीं। अब x माइनस 14 पूरे में कॉमन आ रहा है, ये ले लिया, और यहाँ x माइनस 13 बचेगा बराबर 0। तो देखो x का मान आपके पास यहाँ एक तो 14 आ गया x का मान, और एक आ गया x का मान आपके पास 13 है, दोनों ही धनात्मक है, दोनों कैसे है? धनात्मक। अब यदि x का मान 13 है तो दूसरा 14 हो गया, है ना? यदि x का मान 13 है, x का मान क्या है? 13, तो दूसरा कितना हो गया? 14। यदि पहली संख्या 14 है तो दूसरी कितनी हो गई? 13। ये लो, दोनों का 27। ये इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। यदि पहली संख्या 13 है दूसरी 14 होगी, यदि पहली 14 है दूसरी क्या होगी? 13 होगी। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ये आराम से एकदम इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। ये नहीं आपने 5-10 क्वेश्चन देखे ना, उसमें अंदाजा लगा सकते हो कि वैसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? सुनो इसकी भी। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर, कौन सी है? 2x स्क्वायर। दो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 है, तो k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि द्विघात समीकरण दोनों मूल बराबर है। दोनों मूल क्या है? बराबर। मूल बराबर होंगे कब? जब d का मान 0 होगा। क्या होगा? d का मान 0 होगा। ठीक है, द्विघात समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। अब बोल रहा है कि मूल बराबर है, मूल बराबर है तो d बराबर 0 है। d बराबर क्या है? 0 सर है। d का मान है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी एक्स स्क्वायर के गुणा में जो भी रहेगा वो तो रहेगा a का मान, और x के गुणा में जो भी रहेगा वो b का मान, और जो अचर रहेगा वो c का मान। रख दो सर इसके अंदर। b यानी k स्क्वायर माइनस 4 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 0। ठीक है सर, तो k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 और 8 दिए 24 बराबर 0। ये माइनस का होता जाके प्लस का, तो k स्क्वायर बराबर 24, तो k का मान आ गया √24। अब √24 यानी 6 गुणा 4, 6 गुणा 4। √24 हो सकता है, प्लस माइनस भी लगेगा इसका ना, प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है। तो लिखना चाहिए इसको अपन
देखो 24 के टुकड़े करो आप इस प्रकार से, है ना। 2 का भाग दिया 12, 2 का भाग दिया 6, 2 का भाग दिया 3, 2 का भाग 3 का भाग दिया 3। ये जोड़ा बन गया एक जोड़ा बन गया, तो एक जोड़े से एक संख्या 12 जाएगी और बाकी सारी 3 दूनी 6 नीचे बच जाएगी। ये लो, ये क्या कमा छोटा 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा, आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चे की जान थोड़ी लेगा, है ना, बच्चे की जान थोड़ी लेगा, है ना। ये लो, पूछ रही है मूल वाच्य को बराबर है, वाच्य को बराबर डी का मान 0 होता है। क्या होता है? डी का मान 0। डी बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी होता है अक्ष के गुणा में, अक्ष को छोड़ दो, जो गुणा में है सारा का सारा बी का मान। अक्ष स्क्वायर को छोड़ दो, जो गुणा में है सारा सारा ए का मान। बच्चे का वो कौन लेके जाएगा? सी लेके जाएगा। बस ये इतना सा काम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है। वी मेड ए राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं और समझते हैं कि ये प्रश्न उसके बारे में क्या कहना चाहता है। जी सर, बिल्कुल, ये लो सर, ये बना दिया सर आपने, समकोण बना दिया सर, ये समकोण है, ठीक है सर। समकोण इसको हम आधार मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इसको आधार मान लेते हैं। ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, लंब हो जाएगा, और इसका कर्ण हो जाएगा ना, ठीक है सर। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है वो ढंग से देखिए कि उसकी ऊंचाई आधार से 7 कम है। ऊंचाई है ना, वो आधार से 7 कम है, ठीक है सर। अब आधार को हमने अक्ष मान लिया। क्या मान लिया? अक्ष। तो ऊंचाई हो जाएगी अक्ष प्लस 7। कितनी जाएगी? अक्ष प्लस 7। सॉरी, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है, आधार से कम है, तो अक्ष माइनस 7 कितनी होगी? अक्ष माइनस 7, यानी अक्ष माइनस 7 हो जाएगी। कम है तो अक्ष माइनस 7। कर्ण इसका 13 है, तो अन्य 2 बुझाएं ज्ञात कीजिए। देखो 13 है तो सीधा सा याद रखो 12 और 5 आएगी। कितनी आएगी? 12 और 5 फिक्स है। 13 12 5, 13 12 और 5 फिक्स है ना। देखो कैसे, तो इसे लिखेंगे माना समकोण त्रिभुजी का आधार अक्ष सेमी है, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई 7 कम है, ऊंचाई हो जाएगी अक्ष माइनस 7 सेमी, हो गया, ठीक है सर। और कर्ण कितना भाई? कर्ण है इसका 13 सेमी। अब समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं में संबंध होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर। तो खोलो इसको, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, है ना। कर्ण 13 है, 13 का स्क्वायर, आधार अक्ष है, अक्ष का स्क्वायर, लंब अक्ष माइनस 7 है, अक्ष माइनस 7 का स्क्वायर, हो गया। जोड़ करो इसको ना। 13 का स्क्वायर 169, अक्ष का स्क्वायर अक्ष स्क्वायर, ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो अक्ष स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। सॉरी, बराबर 0 कहां से आएगा ना, देखो अब सोल्व करो इसको। ये प्लस का हो जाके माइनस का, तो ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और माइनस 169 बराबर 0। तो क्या बचेगा? देखो यहाँ, यानी 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस यहाँ कितना माइनस बचेगा ना, यहाँ बचे घटाओ, कितने बचेगा? 169 में से घटाओ 49 को, यानी 120। कितना बचेगा? 120। ये देखो पूरा 2 से डिवाइड हो रहा है ना, 2 से क्या हो रहा है? डिवाइड। तो करो इसको, ये अक्ष स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के 60 बराबर 0, ये हो गया ना। अब करें क्या? बोले सर करना क्या है? टुकड़े करो, कितने होंगे? 12 और 5, 12 पंजो 60। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 5x और माइनस के 60 बराबर 0। देखो यहां से x कॉमन आएगा तो x माइनस 12 प्लस यहां से 5 कॉमन आएगा तो x माइनस 12 बराबर क्या हो गया? 0। अब वही पुरानी बातें चल रही है ना, x माइनस 12 कॉमन आ गया तो x प्लस 5 बराबर 0।
यहां से x का मान आएगा +12 और दूसरा आएगा x का मान -5। बताओ कौन सा होगा? भुजा कभी माइनस में नहीं होती है, भुजा ऋणात्मक मान नहीं होता है, तो ये x का मान नहीं हो सकता। इसका मतलब इसका आधार कितना है? 12 है। ऊंचाई 7 कम है तो कितनी है? 5। आधार x समाना तो 12 आ गया। आधार 12 है, ऊंचाई 5 कम है यानी 7 है, सॉरी 7 कम है यानी 5 है, और कर्ण कितना है? इसका आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में पूछा जा सकता है। छोटा सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात है नहीं। ये क्वेश्चन है, ये लो। आज की क्लास में हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आशा करता हूं कि हमने इस क्लास में जो मटेरियल आपको पसंद आया होगा। इस क्लास में छोटे क्वेश्चन इसलिए नहीं लिए क्योंकि एग्जाम में आपके छोटे प्रश्न नहीं आते, इस चैप्टर से छोटे प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे, है ना। यहाँ बड़ा प्रश्न ही मिलेगा, और आने वाले जो अपने पास और क्लास होंगी उनमें भी हम इन प्रश्नों को और कवर करने की कोशिश करेंगे। अगली क्लास में अब अगले चैप्टर की बात करेंगे, समांतर श्रेणी की हम बात करेंगे, और जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो क्लास है ये आप ये मान के चलो जो पीछे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उनकी क्लासें हैं, और इन क्लासों में हम पूरा निचोड़ लेकर के आ रहे हैं प्रश्नावलियों का, यानी इस चैप्टर में किस किस को आधार मान करके प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन प्रश्नों की हम बात करें। और जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जिन प्रश्नों की और अधिक संभावना होगी, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बाकी ये जो क्लासें हैं, इन क्लासों में सभी जो प्रश्न हम लेकर के आ रहे हैं वो सारे के सारे प्रश्न आपको सीबीएसई या आरबीएसई बोर्ड में आए हुए ही मिलेंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो किसी बोर्ड में नहीं आया हुआ है, हम उसका कलेक्शन करके ला रहे हैं। अति महत्वपूर्ण क्लासों की बात हम मॉडल पेपर्स की सहायता से करेंगे कि मॉडल पेपर को आपको किस प्रकार सोल्व कराया जाएगा, उसकी भी हम बातें करेंगे। सबसे पहले हम सभी प्रश्नावलियों का अप टू डेट पोस्टमार्टम करेंगे, उसके बाद में हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन और आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आपकी तैयारी आप अच्छे से करते रहिएगा। अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपन को क्या करना चाहिए उसके लिए आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि सर हमें इस प्रकार का और आप कंटेंट दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।